प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आज हम हिंदी का यूपी पुलिस का PYQ का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी के क्वेश्चन हैं वो PYQ से लिए गए हैं और 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इसे मैं पूरे ऑप्शन के साथ आप लोगों को बताऊँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को साथ में यहाँ पर कमेंट करके आंसर बताते रहना है और ये भी लास्ट में बताना इन सारे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। अब हमें यहाँ पे बताना है तद्भव, श्यामल का तद्भव क्या होता है। क्वेश्चन को समझना भी अच्छे तरीके से सीखिए। श्यामल जो है ये तत्सम रूप है। ठीक है, अब इसका तद्भव शब्द हमें यहाँ पे पहचानना है। क्या संबल होता है? तो नहीं, ये नहीं होता। श्यामला, हाँ जी, श्यामला का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? श्यामला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे शाखा का पर्यायवाची हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे शाखा का मतलब क्या होता है? शाखा का मतलब पेड़ की डाली है ना। मृग यानी क्या होता है? मृग यानी पशु या पक्षी कह सकती हो। तो पेड़ की डाली पर कूदने वाला क्या कहलाएगा? अगर आप इसे ऐसा थोड़ा सा समझेंगे तो आपको याद रहेगा। ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो वो बंदर हो जाएगा। बंदर क्या करते हैं? पेड़ की डालियों पर कूदते रहते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा समझ जाओगे। तो राइट आंसर जो होगा हमारा बंदर हो जाएगा, शाखा मृग का पर्यायवाची। अब बंदर का पर्यायवाची और कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, वानर तो आप सभी को पता ही होगा, वानर होता है। कपि भी हो जाता है बंदर का पर्यायवाची, और मरकट, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बांदर का। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर हाथी की पर्यायवाची के बारे में बात कर ले। तो हाथी का सबसे पहला तो गज हो जाता है। ठीक है, गज हो जाएगा। हस्ती हो जाता है, हस्ती, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतंग होता है। क्या होता है? मतंग, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मतंग होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुंजर भी होता है, ये भी ध्यान रखना। कुंजर ये क्या है? हाथी के पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंह की बात करें तो सिंह का शेर हो जाएगा। ठीक है, शेर हो जाता है। शार्दुल होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है शार्दुल का, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। शार्दुल हो जाता है शेर का। वनराज होता है, वनों का राजा होता है, तो इसे वनराज कहा जाता है। मृगराज भी हो जाता है। क्या हो जाता है? मृगराज। ठीक है, तो ये जो है ये शेर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे शब्दों को आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ये शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। ठीक है, समुद्री जहाज जिस पर क्या करते हैं? सैनिक युद्ध करते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? युद्धपोत। क्या कहा जाता है? युद्धपोत कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर कहा जाएगा। ठीक है, यांत्रिकी क्या होता है? यहाँ पे इंजीनियर्स और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से वगैरह काम होता है, जैसे रोबोट वगैरह बनना, ये कहाँ पे होता है? यांत्रिकी में, यांत्रिकी अंतर्गत जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा आपका क्वेश्चन है, किस विकल्प में श्रुति भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ भेद नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोला है? नहीं है। अब आप जल्दबाजी में कोई एक सा उठा लो और एक ही ऑप्शन को देख के लगा दो कि हाँ बिल्कुल ये सही है, तो यहाँ पे नहीं है दिया गया है, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए जरा है और ये जरा, और यहाँ पे ये जो जरा है, इसका जरा का मतलब बुढ़ापा होता है और ये जरा का मतलब थोड़ा होता है, मतलब जरा सा अपन बोलते हैं ना, जरा सा, थोड़ा सा। तो ये जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसके अलावा नीड़ और नीर, तो नीर का मतलब पानी होता है, नीड़ यानी घोंसला, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। उसी प्रकार गज हाथी होता है, अभी हमने देखा। गात्र मतलब शरीर होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है वो गलत है, वो ये वाला हो जाएगा, अनल और अनिल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिया है। अनल मतलब अग्नि होता है, आग होता है, और अनिल मतलब हवा होता है, पवन होता है, वायु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ये अपोजिट दिया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। समझ गए आप लोग अच्छे तरीके से? ठीक है, तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, खिड़की खुलने से प्रकाश
आएगा, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्य अशुद्धि का क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। क्या कारक संबंधी अशुद्धि है, या फिर वचन संबंधी, या लिंग संबंधी, या वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए, खिड़की खुलने से, क्या खिड़की खुलने से होता है या खिड़की खुलने पर प्रकाश आता है? पर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जो ये से है ना, अब ये से क्या है? कारक संबंधी। तो यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि पाई गई है, ठीक है, कारक संबंधी अशुद्धि पाई है। अब यहाँ पे क्या होगा? से ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पर हो जाएगा, खिड़की खुलने पर। और पर जो है किस कारक में आता है? अधिकरण में पर। तो ये क्या आता है? पर जो होता है अधिकरण कारक में आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन में हो सकता है अगली बार आपसे ऐसा पूछ ले, अधिकरण कारक में आता है, ठीक है। अधिकरण कारक का जो अधिकरण कारक क्या होता है? में और पर होता है, ठीक है, में और पर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ आ गया ना ये वाला क्वेश्चन? देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? अब आपको यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे बताना है क्या समुद्रों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, या नदियों के नाम, या भाषाओं के नाम, या तिथियों के नाम? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें नदियों के नाम, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम, ये क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? समुद्रों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और जितनी भी तिथियां होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। नदियों में जैसे बहुत सारी नदियां हमारी हो जाती है ना, कुछ चीज़ें अपवाद में है, और बाकी ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं जैसे कि यमुना नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, ये सारी की सारी नदियाँ स्त्रीलिंग में जाएगी। उसी प्रकार जो हमारी भाषा होती है, हिंदी, संस्कृत, ये सारी भाषाएं जो हैं वो स्त्रीलिंग में जाएंगी। उसी प्रकार जो हमारे तिथि के नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? अब यहाँ पे हमारा एक वचन बहुवचन का क्वेश्चन आ गया, तो एक वचन का पूछा है, तो बताइए हस्ताक्षर, क्या ये एक वचन होता है? जी नहीं, ये बहुवचन होता है। हस्ताक्षर को अपन ऐसा बोलते हैं ना, आपने हस्ताक्षर कर लिए तो क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि आपने हस्ताक्षर कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे लोग जो है तो वो तो बहुवचन में ही आएगा। बहुत सारे लोगों की जो भीड़ इकट्ठी होती है वो क्या होता है? बहुवचन में आएगा। तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दल, दल क्या है? ये एक समूहवाचक संज्ञा है, और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? ये एक वचन होती है जिसकी गिनती जो है आसानी से की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा? ये दल एक वचन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ लेना अच्छे से, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि दल है यहाँ पे तो हम इसको क्या करें, बहुवचन लगा दे, तो नहीं, दल जो है एक वचन में होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द का यहाँ पे कौन सा कारक है? अब हमें यहाँ पे कारक बताना है। शब्द क्या है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं। अब यहाँ पे ये जो में है ना, ये क्या है? ये कारक है, लेकिन कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो टोटल हमारे पास क्या होते हैं? टोटल हमारे 8 कारक होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन है, ये टोटल हमारे 8 कारक होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की ओर बढ़े तो देखिए अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में होता है में, पर, ठीक है, में, पर, ये इसका कारक चिन्ह होता है, ठीक है। उसी प्रकार संप्रदान क्या होता है? के लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कर्ता होता है, ये बहुत इजी है, कर्ता ने होता है, और कर्म होता है, ये क्या होता है? कर्म को होता है, ठीक है। उसी प्रकार कर्ता ने कर्म को कारण का आ जाएगा तो से हो जाएगा, तो ये हमारा कारक होगा। तो यहाँ पे बोला है अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक में ही में और पर आता है, ठीक है। ये क्या कराते हैं? ये स्थान का जो है बोध कराते हैं, किसी क्रिया के होने का या फिर उस क्रिया के कार्य होने के स्थान का बोध कराते हैं। तो अधिकरण में, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिख रहा है आप सभी लोगों को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करते रहिएगा। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पे प्रत्यय पूछा है तो आप सभी को पता होगा कि उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के बाद में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय पूछा है यानी कि शब्द के बाद में लगेगा। तो बनाकर, यहाँ पे बनाकर में कर प्रत्यय है। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है कर, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय से। ठीक है, तो ये सही उत्तर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है तराशवट। तराशवट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। अब इसमें जो ये तराशवट है, तराशवट में हमें क्या बताना है, एक मूल शब्द बताना है और प्रत्यय बताना है। प्रत्यय बाद में लगेगा तो इसका जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वट हो जाएगा, और मूल शब्द क्या होगा, तरास हो जाएगा। तरास धनवट बराबर तरासवट। तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है वट प्रत्यय दिख रहा है और मूल शब्द हमारा तरास दिख रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर दिया गया है आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। अब हमें यहाँ पे आराम कुर्सी का समास बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे विग्रह करेंगे अगर, तो इसमें क्या आ जाएगा, आराम के लिए कुर्सी। भाई कुर्सी किस लिए होती है, आराम करने के लिए होती है ना, तो आराम के लिए कुर्सी। अब के लिए किसका बोध करा रहा है, ये कारक का बोध करा रहा है, और कारक किस में यूज होते हैं, ये हमारे पुरुष यानी तत्पुरुष समाज में यूज होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर तत्पुरुष समास होगा। अगर बात करें यहाँ पे कौन से कारक का यूज किया गया है, तो आराम के लिए कुर्सी, तो क्या होता है, संप्रदान कारक का यूज किया गया है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे यूज किया गया है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक का यहाँ पे यूज हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, संप्रदान कारक का क्या होता है, के लिए होता है। अब कर्मधारण की बात करें तो कर्मधारण समास में क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, विशेषता बताई जाती है। ठीक है, प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, विशेष्य होता है, और द्वितीय पद जो होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद क्या करता है, दूसरा जो पद होता है उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, और इसका उत्तर जो है हमेशा किस में मिलेगा, कैसा में मिलता है। अगर आप लोग ये पॉइंट ध्यान रख लोगे ना तो कर्मधारय समास को आसानी से पहचान जाओगे। इसका उत्तर जो है कैसा में उत्तर मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कैसा में इसका उत्तर मिलता है ये ध्यान रखिए। जैसे कि नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल के जैसे हैं। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, विशेषता बताई जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, और एक और पहचानने का होता है जो के समान, यानी कि चरण कैसा है, कमल के समान है, यानी कि समानता की जाती है, विशेषता बताई जाती है। अव्ययी भाव समास, अब ये अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है, अव्यय होता है। ठीक है, या उपसर्ग होता है। तो इसको पहचानने के लिए अगर आपके शब्दों में क्या दिख जाए, प्रति दिख जाए, ध्यान रखिएगा, प्रति दिख जाए, आ दिख जाए, अनु दिख जाए, यथा दिख जाए, क्या दिख जाए, यथा, ये दिख जाए, यथा दिख जाए, जा दिख जाए, तो ये सारे शब्द अगर जो आपके शब्दों में दिखते हैं, जैसे प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, आजन्म हो गया, तो अगर शुरुआत इन शब्दों से हो रही है तो वहाँ पे आंख बंद करके आपको लगा देना है अव्ययी भाव समास। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह का लोप भी होता है, और इसको दो शब्दों को जोड़ने के लिए और या अथवा का यूज भी किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। उसके अलावा योजक चिन्ह हमारा इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे और या फिर या आ जाएगा या अथवा आ जाएगा, इसके द्वारा जोड़ा जाता है दो शब्दों को। जैसे कि दिन रात हो गया है ना, और माता पिता हो गए है ना, राम लक्ष्मण हो गया। ध्यान रखिएगा, इसमें रात नहीं आएगा। अगर दो शब्द एक ही प्रजाति जैसे एक जैसे हैं, जैसे कि रात,
ठीक है। तो वो किस में जाएगा, वो अव्ययी भाव समास में जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे, द्वंद्व लगा दोगे, ठीक है। रात रात ये किस में जाएगा, द्वंद्व में जाएगा। रातों रात ये किस में जाए, रात रात किस में जाएगा, अव्ययी भाव में जाएगा। रातों रात भी किस में जाएगा, अव्ययी भाव में जाएगा। द्वंद्व समास में हमेशा दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, जैसे दिन रात, राम लक्ष्मण, है ना, ऐसा हो जाएगा। माता पिता ऐसे होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। समझ आ गया ये क्वेश्चन, पूरे मैंने अच्छे से ऑप्शन को क्लियर कर दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य का तद्भव रूप यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। लक्ष्य शब्द का यहाँ पे तद्भव रूप बताना है। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे लक्ष्य होगा, ठीक है। सही रूप जो होगा ये लक्ष्य होगा। क्या होगा, लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य होगा। तो लक्ष्य का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, लाख होता है। क्या होता है, लाख हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। इसको आप लोग सुधार लेना। सही जो तत्सम होगा वो क्या होगा, लक्ष्य होगा, और उसका तद्भव शब्द क्या होगा, लाख होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि का जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे जैनेन्द्र का संधि विच्छेद करना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है संधि पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक। जैसे अगर आपके अंदर एक गुण है, यानी कि अगर शब्दों में एक ऊपर सींग दिख रही है, ऊपर एक डंडा दिख रहा है, तो वहां पे क्या होता है, एक डंडा बराबर एक गुण, यानी कि गुण संधि होती है, ठीक है। और वहीं अगर थोड़ी सी वृद्धि कर दें, दो सींग आ जाए, दो डंडा दिखे, तो वृद्धि संधि हो जाती है। यानी शब्दों के ऊपर अगर आपको ऐ और औ की मात्रा यानी दो सींग दिख रही है तो वृद्धि आता है। तो यहाँ पे हमें शब्दों के ऊपर क्या दिख रहा है, एक सींग दिख रहा है, यानी कि एक गुण है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की मात्रा है या फिर ओ की मात्रा कह सकते हो, तो गुण संधि यहाँ पे होगा। पहली बात तो ये क्या है, ये जो शब्द है ये क्या है, गुण संधि है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, विच्छेद करना है। तो गुण संधि क्या होता है, गुण संधि वो होता है जहां पर आपको शब्दों के बीच में ए और ओ की मात्रा नजर आती है। क्या नजर आती है, ए और ओ की मात्रा जहां नजर आएगी वहां पे गुण संधि होता है। तो ठीक है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा जैन धन इंद्र। क्या हो जाएगा, जैन धन इंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न का क्या आ रहा है, न का आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे ये क्या है, ये ई आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ई आ रहा है। अगर अ और ई मिलते हैं तो क्या बनता है, अ और ई बनते हैं, मिलते हैं तो ए बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये कब बनता है, अगर यदि अ और आ जो है इनका मिलन किससे होगा, इनका मिलन अगर ई और ई से होता है तो ये बनता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर अ और आ, ठीक है, इनका जो मिलन होगा वो किससे होगा, ऊ और बड़ा ऊ से होता है तो ओ बनता है, ठीक है। इस प्रकार ये गुण संधि होती है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है, ठीक है। आप लोग यहाँ प्रैक्टिस में भी सारी, अगर कोई टॉपिक आप नहीं कवर किए हो तो आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। अब यहाँ पे आपको विवरण चिन्ह बताना है, ठीक है। अगर बात करें, ये जो दो डॉट वाला दिख रहा है तो ये क्या होता है, ये होता है अपूर्ण विराम। ये क्या होता है, अपूर्ण विराम होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अपूर्ण विराम। इसको हम लोग उपविराम भी कहते हैं या फिर इसको हम उपविराम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, अपूर्ण विराम होता है। ये जो होता है ये क्या होता है, ये विवरण चिन्ह होता है। क्या होता है, ये विवरण चिन्ह होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। उसके अलावा ये जो कॉमा होता है ये अल्प विराम होता है। ये क्या होता है, ये अल्प विराम होता है, ठीक है, अल्प विराम होता है। सारे के सारे विराम चिन्हों को आपको देख के जाना है। उसके अलावा ये जो होता है ये उद्धरण चिन्ह होता है। क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है, या फिर इसको अवतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो हमारा क्या पूछा है, विवरण चिन्ह कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह का यूज किस लिए किया जाता है, विवरण चिन्ह का यूज इसलिए किया जाता है, अगर मान लो हमें कोई जानकारी है, उसको मतलब उसको हमने एक
टाइटल के फॉर्म में लिख लिया, अब उसके आगे उसे हमें बताना है, जानकारी पूर्ण नहीं होती तो ये जो होता है ये विवरण चिन्ह लगा के वहाँ पे हमें आगे जानकारी बताते हैं। जैसे कि हमने लिखा संधि के भेद, ये मान लो हमारा एक टाइटल हो गया। अब संधि के भेद लिख के वहाँ पे हम ये विवरण चिन्ह लगा देंगे और फिर उसके आगे लिख देंगे संधि के कितने भेद होते हैं वो, ऐसा, ठीक है। और ये अपूर्ण विराम जो होता है इसका यूज भी कुल मिला के ऐसे चीज़ों के लिए होता है जैसे कि इसमें भी वाक्य जो है पूरा नहीं होता। जैसे कि आपने लिखा विज्ञान, अब वहाँ पे लगा दिया विवरण चिन्ह, अब उसके आगे लिख दिया विज्ञान अभिशाप है या अभिशाप, विज्ञान के बारे में लिख दिया आपने अभिशाप है, और भी कुछ लिख सकते हो, विज्ञान अभिशाप है या आशीर्वाद, ऐसा करके कुछ लिख सकते हो। उसके अलावा अल्प विराम का यूज किया जाता है, कब किया जाता है? अल्प विराम का जो यूज किया जाता है जैसे कि शब्दों में थोड़ा ठहराव के लिए किया जाता है, रुकने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो उद्धरण चिन्ह है इसका यूज किया जाता है जैसे कि किसी ने कुछ कथन, किसी के कोई मतलब कुछ कथन होता है उसका ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस प्रकार से उसको क्या किया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ आ गया अच्छे से आप लोगों को? देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? हर शिफ्ट में आपका जो विराम चिन्ह है और कारक, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखा गया है कि विशेषण संख्या को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? देखिए चौड़ा, ये क्या हो जाएगा? क्या ये संख्या को दर्शा रहा है? नहीं, तो ये दर्शा रहा है आकार को, गुण को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक, क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दर्जन, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दर्जन यानी संख्या को दर्शा रहा है, 1 दर्जन बराबर होता है 12, ठीक है। 10 मीटर कपड़ा, ये क्या कह रहा है? ये किसको? परिणाम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? परिणाम यानी मात्रा को दर्शा रहा है, तो ये हमारा परिणामवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये परिणामवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये परिणामवाचक में क्या होता है? मात्राएं होती है, ठीक है। नाप तौल का यूज भी परिणामवाचक में ही आएगा। और ये ताजगी जो है ये, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अगर आपके शब्दों में भिन भिनाते हैं, हिन हिनाते हैं, गुनगुनाते हैं ऐसा शब्द आता है तो वो क्या होता है? नाम धातु क्रिया होती है, ठीक है। ऐसा आप लोग पहचानिएगा, नाम धातु क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण को धातु बनाकर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग बात करोगे तो बात हो गया, बात से क्या हो जाएगा? बतियाना हो जाएगा, ठीक है। लात हो गया, लात से लतियाना, तो ये क्रिया लास्ट में या का यूज होता है। और इस प्रकार के जो आते हैं ना, भिन भिनाना, गुनगुनाना, हिन हिनाना, ये सारी की सारी चीज़ें नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जहाँ पर व्यक्ति स्वयं अपना काम ना करके किसी और से करवाता है। जैसे राम ने अपने नौकर से कपड़े धुलवाए, ये क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। उसके अलावा संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब होता है 2 यानी कि जुड़ाव, 2 क्रियाओं के मेल से जो एक नई क्रिया बनती है वो क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है, राम ने खाना खाया, यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं और 2 क्रियाओं से एक मुख्य क्रिया जो है वो बनती है। पूर्वकालिक क्रिया को क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया ये होती है जहाँ पर एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है, ठीक है। जैसे कि राम जो है खाना खाकर सोएगा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे सोना जो है मुख्य क्रिया है, लेकिन जोर किस पे दिया जा रहा है? खाना खाकर, खाकर जो हो जाएगा वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारी चारों क्रिया यहाँ पे हो गई है। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? लता मंगेशकर गीत गा रही है। अब आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि गीत गा रही है यानी कि काम जो है वो अभी चल रहा है, और अगर काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है और ना ही फ्यूचर में होने के लिए कहा गया है, तो यानी कि ये बात जो है ये वर्तमान काल की है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में भूतकाल दिख रहा है, ये तो गलत ही हो जाएगा। अब ऑप्शन की ओर देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल ये होता है, वर्तमान काल जुड़ा है तो बात वर्तमान की होगी, लेकिन क्या होता है वर्तमान काल में कही
हुई बातों पे क्या होता है, थोड़ा सा संदेह, थोड़ा सा शक उत्पन्न होता है, तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको कहीं पे शक नजर आ रहा है, वाक्य में नहीं आ रहा है, तो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि संदिग्ध वर्तमान काल का आप उदाहरण ऐसा समझ सकते हो कि राम पढ़ता होगा, क्या राम पढ़ता होगा, आप अनुमान लगा रहे हो। ठीक है, सामान्य भूतकाल नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान काल क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होगा कि वर्तमान में चीजें हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, हो रही है। तो हो रही है, यहीं पे नजर आ रहा है ना कि लता मंगेशकर जी अभी गाना गा रही हैं, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे राम गाना गाता है, खाता है, पीता है, ये हमारा सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा। समझ गए आप लोग अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। मजदूरों द्वारा पेड़ को काटा गया, अब हमें यहाँ पे वाच्य बताना है। तो देखिए ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। कर्तवाच्य क्या होता है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही क्रिया होती है और कर्ता होता है, और कर्ता ही क्रिया के होने का बोध कराता है। जैसे कि राम पढ़ता है, यहाँ पे क्या हो गया, राम हो गया, कर्ता हो गया, और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई, लेकिन ये राम के ही होने का बोध करा रहा है। पढ़ कौन रहा है, राम पढ़ रहा है। तो कर्ता में हमेशा ध्यान रखिएगा, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे कि आ गया हमारा कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्म को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा कौन इसका ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या और किसको में निकलता है। ठीक है, क्या और किसको में निकलेगा इसका उत्तर, अगर आप ये समझ गए तो आपसे 100% बन जाएगा। कृतवाच्य का उत्तर जो है वो कौन में निकलता है। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस बनाइए, राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। अगर हम कर्मवाच्य का एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि राम द्वारा पत्र पढ़ा गया, तो क्या पढ़ा गया, पत्र पढ़ा गया। किसको पढ़ा गया, पत्र को पढ़ा गया, यानी कि यहाँ पे जो प्रधानता है पत्र की है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा कर्म हो जाएगा। इसी प्रकार मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, यहाँ पे पेड़ जो है ये क्या होगा, पेड़ कर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य कहलाएगा। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन सी। भाववाचक में ना तो कर्म की प्रधानता होती है, ना तो कृत की प्रधानता होती है, वहां भाव की ओर देखा जाता है। जैसे कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठिठकना यानी कि रुक जाना। तो क्या होगा हमारा सही उत्तर, रुक जाना यहाँ पे इस मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे अभिज्ञ का विलोम बताना है। अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, जानने वाला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, न जानने वाला, तो यानी कि अनभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला। इसी प्रकार यहाँ पे है हमारा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी होता है कम जानने वाला, तो इसका हो जाएगा बहुत जानने वाला, बहुज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। विज्ञ मतलब होता है, विज्ञ मतलब विद्वान होता है, जानकार होता है। क्या होता है, विद्वान होता है, तो इसका जो विलोम होता है अज्ञ हो जाएगा। अज्ञ मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, इसी प्रकार सर्वज्ञ का क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। ठीक है, तो चलिए ये समझ आ गया, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प नजर आ रहे हैं, उसमें से एक लोकोक्ति है और 3 जो है मुहावरे हो सकते हैं या फिर अदर कुछ हो सकते हैं। तो पहला है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। तो यहाँ पे आपको लोकोक्ति कौन सी नजर आ रही, तो भाई लोकोक्ति यही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, यानी कि जो बहुत ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, अंत में वो कुछ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो लोकोक्ति हमारा ये है। आंख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, ये क्या है, मुहावरा है। आंख चुराना मतलब क्या होता है,
संकोच करना या शर्म करना, ठीक है, सामने ना आना, ठीक है, संकोच या शर्म से सामने ना आना। आस्तीन का सांप होता है यानी कि विश्वासघाती मित्र, कपटी मित्र, ऐसा अपन कह सकते हैं। आस्तीन का सांप कठपुतली होना का मतलब हो जाता है दूसरे को बताए, दूसरे के अनुसार चलना, ये होता है कठपुतली होना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस माने जाते हैं? जैसे कि आपको पता होगा मुख्य रस जो होते हैं वो 9 होते हैं। अगर हम वात्सल्य रस को मिला देंगे तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के अनुसार टोटल 10 रस हो जाएंगे। भक्ति रस भी होता है एक, अगर उसको भी मिलाएंगे तो 11 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वात्सल्य रस को मिलाकर पूछा है तो टोटल यहाँ पे 10 रस हो जाएंगे। सारे के सारे रस का स्थायी भाव और कुछ इंपॉर्टेंट रस का उदाहरण आप लोगों को देखकर जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अब यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम की जो पहचान होती है वो क्या होती है? आपको जो आ सकता है, जो, सो, जिसका, ठीक है, ये होता है संबंधवाचक, जिसका, जैसा, वैसा। तो अगर ये आ रहा है तो संबंधवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोला है कि कौन सा नहीं है, तो जिसका, ठीक है, जो, सो, जो, ये जो आपको है ना, ये हमारा संबंधवाचक नहीं है, ये पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में भी बात करें तो ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष जो उत्तम पुरुष होता है उसमें क्या आता है, मैं, हम आता है। और मध्यम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, आपको, आप, ये आ जाता है। और जो ये हमारे होते हैं 3 पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो आ जाते हैं। तो ये हमारा पुरुषवाचक है, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। इस पंक्ति में हमें बताना है कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप अलंकार पहचान जाओगे। अगर आप लोग मेरी क्लास देखते होंगे डेली ना, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी से अलंकार को पहचानना सिखाया हुआ है। यहाँ पे सा नजर आ रहा है। सा का मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, समानता बताई जा रही है, तुलना की जा रही है, ठीक है, एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है, ठीक है। तो इस पंक्ति का मतलब है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हृदय की जो तुलना है वो किससे की जा रही है, नील गगन सा, नील गगन से की जा रही है हृदय की तुलना। जहां पर तुलना की जाती है वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। पहचानने के लिए जहां पे शब्दों में या फिर पंक्तियों में आपको सा नजर आ जाए, सा नजर आ जाए, जो नजर आ जाए, ठीक है, समान नजर आ जाए, सरिश नजर आ जाए, ठीक है, सरिश नजर आ जाए, सदृश नजर आ जाए, सदृश्य नजर आ जाए, यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से या व्यक्ति से की जाती है, ठीक है। विरोधाभास अलंकार क्या होता है, विरोधाभास अलंकार वह होता है जहाँ पर क्या होता है, वाक्य में विरोध होता है, लेकिन मतलब वाक्य में विरोध होने की मतलब आपको लगेगा कि इस वाक्य में कुछ विरोध है, लेकिन असल में विरोध नहीं होता है, ठीक है। विरोध से आप लोग समझ जाएंगे। अनुयोक्ति अलंकार ये होता है कि जैसे कि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जानकारी पहुंचाते हैं किसी को, जैसे कि आपको किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी पहुंचाना है तो आप खुद ना पहुंचा के किसी अन्य के थ्रू अपनी जानकारी जो है दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हो, तो वो क्या होता है, अनुयोक्ति अलंकार। अन्य से याद रखिएगा, अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी पहुंचाना, ठीक है। संदेह अलंकार क्या होता है, संदेह अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पे समानता के कारण जो है लास्ट तक संदेह बना रहता है, संदेह पाया जाता है, ठीक है। समानता के कारण भ्रमित हो जाते हैं और वहाँ पे संदेह बना रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे के पूरे अलंकार हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। देखिए कैसा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ऐसे बना के क्वेश्चन नहीं लाई हूँ। यहाँ पे पूछा है हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है दूध, सर्प, सिंह, सूर्य। तो ये जो तीनों है ये हरि के अनेकार्थिक शब्द होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विष्णु भी हो जाता है, क्या हो जाता है, विष्णु भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो दूध है ये जो है हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। दूध यानी कि ये दुग्ध भी हो जाता है,
ठीक है, दुग्ध भी हो जाता है, और यहाँ पे गोरस भी होता है, तो ठीक है, और पय भी होता है, तो ये इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरि का अनेकार्थी शब्द दूध नहीं है, बाकी सारे हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोहा और रोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहा और रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ठीक है, अगर हम दोहा और रोला को मिला देंगे तो यहाँ पे कौन सा छंद बनेगा? क्या बरवई छंद बनता है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुंडलिया बनता है? हाँ जी, बिल्कुल कुंडलिया बनता है। अगर हम दोहा और रोला को मिला देंगे तो यहाँ पे कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। अब आप लोग बताइए, अगर छंद पढ़ा है तो कुंडलिया छंद जो है वो कौन सा है? सम्मात्रिक है, विषम मात्रिक है, या फिर अर्ध सम्मात्रिक है? और यहाँ पे ये सवैया है और हरिगीतिका। हरिगीतिका जो है ये कौन सा छंद है? सम्मात्रिक है या विषम मात्रिक है? तो ये आप लोगों को बताना है। हरिगीतिका, गीतिका हो गया, रोला हो गया, ये सम्मात्रिक छंद होते हैं। बात करें दोहा की और सोरठा की और बरवई की, तो ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, कुंडलिया छप्पे जो है विषम मात्रिक छंद है, तो कुंडलिया का निर्माण दोहा और रोला से होता है। अगर उसी प्रकार हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हम छप्पे की बात करें, छप्पे, तो ये इसका निर्माण किससे होता है? तो ये रोला से मिलकर बनेगा और उल्लाला से मिलकर बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ से बनता है? उल्लाला से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, उल्लाला होगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाक्य से पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। निम्न वाक्य को सरल वाक्य बनाइए। दैनिक, अब यहाँ पे वाक्य है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। अब ये वाक्य जो है ये सरल तो आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको इसे सरल बनाना है। तो देखिए, अब यहाँ पे पढ़िए, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, यहाँ पे और आ गया, तो और ये तो सरल होगा ही नहीं सरल वाक्य, या तो ये मिश्रित हो सकता है या फिर ये संयुक्त वाक्य हो सकता है। तो ये जो है ये हमारा राइट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अगला है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं, और अब देखिए यहाँ पे भी और आ गया, तो ये भी जो है हमारा संयुक्त वाक्य नहीं होगा और सरल वाक्य नहीं होगा। ठीक है, ये संयुक्त या मिश्रित दोनों में से कोई हो सकता है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया एक ही कर्ता होता है, मतलब एक सरल मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ एक साधारण वाक्य होता है सरल, जैसे कि राम पढ़ता है। ठीक है, ये सरल वाक्य है। ठीक है, एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी, और उसको ना तो हम और अथवा जो इससे जोड़कर नहीं बना सकते। अगला है, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। अब देखिए, ना तो इसमें जो और अथवा किंतु परंतु यदि तो कहीं से भी इसे नहीं जोड़ा गया है। ये क्या है? एक सरल वाक्य है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा इस वाक्य का सही वाक्य यानी कि सही और सरल वाक्य हो जाएगा। डी वाला भी हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये दिख रहा है ना जो, तो ये हमारा मिश्र वाक्य में चला जाएगा। तो समझ आ गया आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बेहतर शब्द के लिए यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, बेहतर का पर्यायवाची शब्द क्या सामान्य होगा, या ज़्यादा अच्छा होगा, या बुरा होगा, या अंगूठा होगा? ये दोनों तो कहीं से हो ही नहीं सकते। अब बेहतर बोला है तो सामान्य नहीं होगा, बेहतर मतलब बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा ऑप्शन में डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, रचनाएं से संबंधित हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। सूरसागर की कृति, अब यहाँ पे सूरसागर की कृति कौन सी है? निम्नलिखित में से यहाँ पे सूरदास हो जाएंगे। जो सूरसागर है वो किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। ठीक है, सूरदास की रचना है। अब सूरदास की रचना क्या हो जाएगी? सूर शरावली भी होती है, साहित्य लहरी भी होती है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप उसको और यहाँ पे जो है पूरे अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, सूरदास की रचना की बात करें तो सूरसागर होता है, सूर शरावली होता है और साहित्य लहरी होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे रहीम की बात करते हैं, जैसा कि आपके ऑप्शन
में दिया है, तो इसका हो जाएगा रहीम दोहावली, या फिर हम रहीम सतसई कहते हैं। सतसई का मतलब होता है 700 दोहाओं का समूह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बरवै नायिका हो जाएगा, बरवै नायिका फिर या फिर नगर शोभा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही केशव दास की बात करें तो रसिक प्रिया हो जाएगा, कवि प्रिया हो जाएगा, रामचंद्रिका, जहांगीर, जस चंद्रिका। यहाँ पे जो है ये रसिक प्रिया हो गया, कवि प्रिया जो हो गया, और ये तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रसखान, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और अष्टयाम, ये तीनों। तो ये आपकी पीडीएफ में आपको अच्छे से मिल जाएगा, पीडीएफ हमारी डेली परफेक्ट क्लासेस में मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। देखिए साहित्य का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का विकास जो है वो कहाँ से हुआ है, तो हिंदी का विकास का सौर श्रेणी से हुआ है, या मागधी अपभ्रंश से हुआ है, या मागधी से हुआ है। तो ये जो तीनों हुए ये क्या है, अपभ्रंश के भेद हैं, ठीक है। तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम विकास को देखें तो सबसे पहले संस्कृत आएगा, फिर पाली आएगा, फिर प्राकृत आएगा, फिर अपभ्रंश आता है, फिर अवहट आता है, फिर उसके बाद हमारा प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आता है, ठीक है। तो ये जो क्रम है इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन को और अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो ये सौर श्रेणी, ये सारे के सारे क्या है, कंफ्यूज नहीं होना इसको, ये सारे के सारे अपभ्रंश के भेद हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सौर श्रेणी अपभ्रंश की बात करें तो सौर श्रेणी में हमारी क्या आ जाती है, पश्चिमी हिंदी आ जाती है, राजस्थानी आ जाती है, और यहाँ पे ये गुजराती आ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा में आपके ऑप्शन के द्वारा ले लिया है। अगला है अर्ध मागधी। अर्ध मागधी में क्या आ जाता है, पूर्वी हिंदी आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाता है, पूर्वी हिंदी में आपका, पूर्वी हिंदी में आ जाएगा छत्तीसगढ़ आ जाता है, और बंगाली बिहारी करके आ जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे मागधी। मागधी में हमारा यहाँ पे बिहारी नहीं आएगा, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ आ जाता है, बघेली आ जाता है, ठीक है। मागधी में बिहारी आता है, तो मागधी में बिहारी आ जाएगा, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं, ठीक है, ये मागधी में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम खस की बात करें तो यहाँ पे पहाड़ी आ जाएगा, ये सौर श्रेणी से प्रभावित होकर बनी है। उसी प्रकार ब्राह्मण की बात करें तो यहाँ पे पंजाबी आ जाता है, और महाराष्ट्री में मराठी आ जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है, अपभ्रंश के भेद है, और यहाँ पे इनकी पूरी की पूरी आर्य भाषाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पश्चिमी हिंदी में भाषा की बात करेंगे तो उसमें पश्चिमी हिंदी में भी आपको आ जाता है ब्रज भाषा आ जाता है, कन्नौजी आ जाता है, कौरवी आ जाता है, खड़ी बोली आ जाता है, तो ये भी आ जाता है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल आपका हो जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, भीतर और बाहर किस प्रकार के क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब हमें यहाँ पे क्रिया विशेषण बताना है, भीतर और बाहर। अब भीतर और बाहर से आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप यहीं पे समझ जाएंगे तो बिना ऑप्शन के आपका आंसर बन जाएगा। भीतर बाहर यहाँ पे स्थान का बोध करा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बाहर का स्थान हो गया, भीतर का स्थान हो गया, तो ये जो हमारा है कौन सा विशेषण होगा, ये हमारा हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। स्थानवाचक में क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया जो होती है वो स्थानों का बोध कराती है, ठीक है। जैसे कि बाहर का स्थान, बाहर भीतर का स्थान, इस प्रकार से, ठीक है। रीतिवाचक में क्या होता है, रीतिवाचक की पहचान आप ऐसे कर सकते हो, या क्या ये मतलब जैसे कि धीरे धीरे हो गया है ना, अचानक से जो चीजें होती है ना, जैसे कि धीरे धीरे चीजें हो गई, अचानक से चीजें हो गई, राम धीरे धीरे आ रहा है, तो ये कहा क्या होता है, रीतिवाचक होता है। परिणामवाचक आप समझ गए होंगे, परिणाम में क्या होता है, मात्राओं का बोध होता है, ठीक है, मात्राओं का बोध होता है, माप तौल की जो बातें होती है वो परिणामवाचक में होती है। कालवाचक में क्या होता है, क्रिया के समय का बोध होता है, जैसे कि कल सुबह शाम 4 बजे राम आएगा, और परिणाम का एग्जाम्पल देखोगे तो राम ने 4 लीटर दूध लाया, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार मतलब आप यहाँ पे नाम से ही समझ सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अच्छे से, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। अब हमें यहाँ पे मेघ शब्द का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। तो मेघ यानी क्या होता है, मेघ यानी बादल होता है, मेघ मतलब बादल होगा। तो यहाँ पे आपको सफरी दिख रहा है, शंभु दिख रहा है, सूर्यपुत्र दिख रहा है, ये तीनों तो कहीं से भी मेघ के पर्यायवाची नहीं दिख रहे हैं। तो नीरद क्या होता है, मेघ का पर्यायवाची होता है। अगर आपके शब्दों के लास्ट में द मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, बादल यानी कि मेघ का पर्यायवाची नीरद हो जाएगा। यही
यहीं पे आप अगर जलद बात करोगे तो जलद हो जाएगा, और मेघ तो आपका हो ही गया है, बादल हो जाएगा, यहाँ पे बादल हो जाएगा। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पयोधर, ठीक है, ध्यान रखना, पयोधर, ठीक है, ये पयोधर है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये हो जाएगा पूरा का पूरा मेघ का पर्यायवाची। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कुल और कूल श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से हमें बताना है कि कौन सा है। अब देखिए कुल का क्या मतलब है और कूल का क्या मतलब है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, अगर बात करेंगे कुल, कुल यानी क्या होगा, वंश होता है, ठीक है, आप किस कुल के हो, ऐसा अपन बोलते हैं ना, किस कुल के हो, किस वंश के हो। और कूल मतलब होता है किनारा, ठीक है, किनारा। तो देखिए कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, शीतल या फिर किनारा, ये तो हो ही नहीं जाएगा, ये वाला सही दिया है, लेकिन यहाँ पे कूल का गलत दे दिया है, ये भी हमारा नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे तो उल्टा ही दिया है, तो ये नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन बी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कुल यानी होता है वंश और कूल मतलब होता है किनारा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है उसके लिए यहाँ पे हमें एक शब्द का चयन करना है। जैसे कि जब जो हथियारों को हम फेंक के चलाते हैं, ठीक है, हाथों में पकड़ के नहीं चलाते हैं, फेंक के चलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को शस्त्र और अस्त्र में कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं दोनों को बता देती हूँ। तो जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, आप यहाँ पे समझ सकते हो, भाला हो गया, भाला फेंक के चलाते हैं, ठीक है, तीर कमान हो गया, है ना, ये हो गया, बम हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अस्त्र हो जाएंगे। अगर वहीं पर बात करें शस्त्र क्या होते हैं, तो जो हाथों में लेकर चलते हैं, हाथों में पकड़ कर लड़ाइयाँ करते हैं, जैसे कि तलवार हो गया, लाठी हो गया, गधा हो गया, ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, शस्त्र में आएंगे, ठीक है। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है रामायण के रचयिता कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो रामायण के रचयिता जो है वो है हमारे वाल्मीकि जी। कौन है, वाल्मीकि जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे बाण भट्ट, तो बाण भट्ट जो हो जाएंगे ये हर्षचरित के हैं। किसके हैं, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट की रचना है, ठीक है, हर्षचरित बाण भट्ट की रचना है, और कादम्बरी भी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ। कादम्बरी है, और वात्स्यायन जो है ये कामसूत्र है इनकी, कामसूत्र, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, कामसूत्र इनकी रचना है। और इसके अलावा तुलसीदास का तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन, आपका हिंदी में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 38 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो गद्यांश के रहते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो टोटल यहाँ पे 38 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कैसी लगी ये क्लास आप सभी लोगों को जरूर बताइएगा। मैं पूरा बिल्कुल अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे सारे टॉपिक की हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।